अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी किला उमरकोट में। सिंध के ज़िला उमरकोट की वजह शोहरत इस धरती पे शहनशाह अकबर की पैदाइश और उमर मारवी की दास्तान है। लेकिन उमरकोट का तारीख़ी ये किला हमेशा उमरकोट की पहचान रहा है। इसी किले से मंसूब उमर मारवी की लोक दास्तान भी है। इस किले को अकबर आज़म से ताल्लुक़ की वजह से इसे दौर अकबरी की यादगार भी कहा जाता है। ये किला एक छोटे से गांव जो रेत के टीले के किनारे पे सिंध के मशरक़ में सहरा के और जो सिंध का ज़रख़ेज़ रकबा है उसकी मिट्टी को जुदा जुदा करता है। यहाँ बनाया गया था और यहाँ पे इसको कायम किया गया था। इस वक्त हम खिपरो जा रहे हैं सांगड़ से एक मेन रास्ता जा रहा था, उससे हमने टर्न लिया है खिपरो और यहीं से उमरकोट हमने जाना है और यही रोड उमरकोट से होता हुआ फिर हमें मिट्टी से फिर नगर पार कर ले जाएगा। इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हो गया होता है। हिस्ट्री हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे और कल्चर जो है ना सांगड़ के, जब सांगड़ से आप आगे आते हो तो कल्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो ख़वातीन है उनकी फुल बाजुओं पे जो है चूड़ियाँ पहनी हुई है उन्होंने, प्लास्टिक की नरम चूड़ियाँ। तो कल्चर जो है तब्दील है, उनकी रिहाइश भी यहाँ तब्दील हो जाती है। वो कुप्पा जो बनाते हैं लकड़ियों का और कानों का, वो वाला घर वो आना शुरू हो गए। तो चलते हैं इंशाल्लाह। ये इलाका आप देख सकते हैं, सांगड़ और खपरों के दरमियान वाला साइज एरिया है। बादल आज थोड़े बहुत बन रहे हैं, मंडला रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, मौसम अच्छा हो जाएगा। आपको साथ साथ इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। ये जी हमने मेन रोड से टर्न ले लिया है और यहाँ से उमरकोट 110 है और ये हटोगो क्या है पता नहीं 46 है। खिपरो हमने जाना है वो 37 है यहाँ से। ये मेरे ख्याल बाद में साथ साथ इसी रोड पे आने वाले सारे हैं। ये थोड़ा सा माहौल आपको दिखाते हैं जी। ये माहौल है खिपरो का, इनकी रिहायशी इमारतें आप देखें। ये जी किला उमरकोट है, इसकी बैरूनी दीवार आप देख सकते हैं। मैंने इसकी बैरूनी दीवार आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत हाइटेड है और इसमें मखरूती शक्ल है इसकी ऊपर से दीवारों की। तो हम थोड़ा सा घूम के मेन गेट वाली साइड पे जाके आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम उमरकोट फोर्ट के मेन दरवाज़े पे आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत मजबूत है और बहुत बुलंदी पे है। तो इसको देखते हैं, आपको अंदर इन किले का विज़िट भी कराते हैं और इसकी तारीख भी बताते हैं। ये जी इसका मेन गेट है, इससे हम अपनी गाड़ी इंटर करेंगे और आगे तक जाएंगे और आगे आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि अंदर का जो किले का माहौल है वो क्या है। जहाँ छाँव पे हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। नाजरीन, उमरकोट या अमरकोट दोनों नामों में तारीख़ में इख्तलाफ है। किला 14वीं सदी ईस्वी में उमरकोट के पहले हाकिम उमर सोमरो ने तामीर करवाया था, जो उमर मारवी की दास्तान का मरकज़ी किरदार भी है। 13वीं सदी के आखिर में राजपूत हुक्मरान परमार सोढो ने इस शहर पर अपनी हुक्मरानी कायम की और जब मुग़ल शहनशाह बादशाह हुमायूं शेरशाह से शिकस्त खाकर उमरकोट पहुंचा था तो उसका इस्तकबाल किया गया था। ये जी एक बुर्जी है, इसके सेंटर में, किले के सेंटर में इसकी 60 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़कर हम बीच में जाएंगे और यहाँ से
यहाँ से फिर जो शहर है ना उमरकोट का, वो सारा ईज़िली नज़र आता है। यहाँ म्यूज़ियम भी है, उसको भी विज़िट करते हैं। आवाम पब्लिक आई हुई है। यहाँ पे मिजनी के इनके तोपखाने थे रखे हुए। ये किसी का बच्चा खेल रहा है। काफ़ी सारे तोपे हैं जी, शानदार। ये सिंधी में से कहते हैं उमरकोट दा किलो, लड़का कह रहा है। तो कीजिए ये किले की फसील आ रही है जी, आप देख रहे हैं, ठीक है। और हम अभी इधर देखते हैं, तो इधर बहुत बड़ा शहर है। ये सिंधी में लिखा हुआ इतला दी गई है, हमें तो नहीं आता। और वहाँ टीले भी सामने नज़र आता है, वो दूर टीला है। ये उमरकोट का शहर है। नाजरीन, राणा प्रसाद इसी परामोतो सोढो की औलाद में से था। उमरकोट पर जो भी हुकूमत करता था उसको राणों का खिताब दिया जाता था। वक्त के गुजरने के साथ साथ राजपूतों ने ये किला कल्हूड़ा हुक्मरानों के हवाले कर दिया। कल्हूड़ों ने इससे जोधपुर के राजाओं को बेच दिया और तालपुर ख़ानदान ने जब कल्हूड़ों से इक़्तिदार छीन कर सिंध पर अपनी हुक्मरानी कायम की तो उन्होंने 1813 में जोधपुर के हुक्मरानों से ये किला वापस ले लिया था। नाज़रीन, अंग्रेज़ों ने जब 1843 में सिंध फतह किया तो ये किला अंग्रेज़ सरकार के कब्ज़े में आ गया। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक ये किला असल में अमरकोट या अमीर कोट था, चूँकि ये अमीर सरदारों और हाकिमों की जाए सकूनत रहा है, इसलिए इसको अमीर कोट के नाम से पुकारा जाता था। कुछ के नज़दीक अमरकोट और उमरकोट दो अलग अलग शहर थे, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक ही किला था जिसको पहले अमरकोट और फिर बाद में उमरकोट के नाम से पुकारा जाने लगा। अब आपको थर म्यूज़ियम में थर म्यूज़ियम उमरकोट में सैर करवाते हैं। वहाँ ये जी हमारी टिकट है, इसको कहते हैं थर म्यूज़ियम उमरकोट। थोड़ा इसका विज़िट करते हैं। ये जी देखें, ये थर की शान और पहचान। जो सहरा के लोग हैं इस तरह ऊँटों पे अपना सफ़र करते थे और ये रिवायत अभी तक कायम है। ठीक हो गया, आगे जी इधर है, इधर आ गए। अच्छा, ये पोएट्री है जी मुग़ल दौर हुकूमत की और पर्शियन लैंग्वेज है इसकी। ये बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं पर्शियन में। अकबर बादशाह, अच्छा यहाँ पे अकबर बादशाह पैदा हुए, ठीक है। हुमायूं साहब को यहाँ पे राजा ने पनाह दी थी। ये कौन सी शहज़ादी हैं? हमीदा बेगम और हुमायूं की बीवी। ये हुमायूं साहब हैं, ये उनकी वाइफ है और वो बेटा हो गया। ये हुमायूं साहब, ये हुमायूं की तस्वुराती पिक्चर है, उनकी वाइफ हो गई और उनका बेटा जलालुद्दीन अकबर। ये उस वक्त का स्टेट है, जो ये स्टेट तो होगी ना मुग़ल रूलर्स की। हाँ, ये मुग़ल रूलर्स की है। अब इधर इंटर हो रहे हैं। उमर मालूम का ख्याली तसर, ये जिसकी जो हिस्ट्री है उसका ये ख्याली मजमा बना हुआ है। ये उमर बादशाह, अच्छा, ये उसकी ख्याली नीचे बैठी खाली। अच्छा, ये बनाया है उमर बादशाह। ये ख्याली एक स्टैचू कह लें, स्टैचू कहते हैं इसको, स्टैचू ख्याली बनाया है ये अमर का।
उमर बादशाह। अच्छा, उसका और उसके साथ जो है ये उन्होंने बनाई है मारवी साहिबा, जो जिसकी लोक हिस्ट्री कहानी जो है, इसकी दास्तान है और ड्रामों में भी आप देखते रहे हैं। ये मारवी, और ये एक उन्होंने कनीज़ बनाई है अमर की, जो ये काफ़ी सारे सोने और चांदी के जो ज़ेवरात हैं वो पेश कर रही है कि ये सब आपके होंगे, और लेकिन ये उसको मना कर रही है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मैं आपके साथ शादी या आपके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मुझे जिस रंग में हम थर के लोग हैं, हमें अपने रंग में अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। तो ये पूरी उन्होंने एक अक्कासी की है उस लोक दास्तान की। ये क्या चीज़ है? सिंध, हाँ, सिंध का जो ये चटाई है ना, ये चटाई है, ये कालीन भी कह सकते हैं, कारपेट भी कह सकते हैं। ये सिंधी तर्ज में उनका ये रिवायती एक कारपेट बनाया गया है जी। लाइट जलाओ। पुराने ज़माने का ये सारा लाइट का, ये जो लोहा है, ये दमन चला रहा है, उससे हवा आती है, लोहा गर्म होता है। अच्छा, आग लगती है। ये लोहार जो है उस वक्त बनाता था ये चीज़ें, देखें जी, उस दौर का। इस तरह से ये इसको हिलाते थे और वहाँ से नीचे हवा का प्रेशर बनता था। हवा जो है ना उस भट्ठी को प्रोवाइड होती थी, और जब भट्ठी प्रोवाइड होती थी तो फिर लोहा गर्म करते थे, और फिर ये साव जो हैं फिर उसको तेज़ करते थे। ठीक है, ये अक्कासी की गई है थर के उस दौर की। अच्छा, फिर ये मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे तो उनके लिए ज़रूफ जितने भी हैं, हांडी, घड़े, परातें, जो भी थी, ये चीज़ें इस तरह से तैयार करते थे मिट्टी के, और ये फिर इसमें पानी भरते थे हर किस्म का। ये ज़रूरत के तहत ये उनका बच्चा है, ये साथ खेल रहा है। ठीक है जी, शानदार। 1 मिनट थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, क्या बात है। और पोर्ट्रेट बनाई गई है गड्डी, ये उधर मिट्टी में गड्डी है, इस पे जाएंगे। ये कौन सा है? नौकोट फोर्ट। ये नौकोट फोर्ट हो गया। हाँ, सही। ये सिलाई कढ़ाई का काम उस वक्त किया जाता था। फिर ये पेंटिंग में ये सारा उन्होंने इस कल्चर को जो है ना समोने की कोशिश की है। आप थर का जो ट्रेडिशनल रिवायती लिबास था वो ये इस तरह से कुछ था, इसको आप देख सकते हैं। ये थर का ट्रेडिशनल जो है लिबास, और ये है बलोची ड्रेस। बलोची ड्रेस इस तरह से होता था। ये सब साड़ी, राजस्थानी लिबास। साड़ी ये तो हमारे शादी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कम। हाँ, साड़ी का ये ज़रा मॉडरेट जो लोग थे साड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, वो हो गया। सोमरा ड्रेस मतलब ये कहाँ की रिवायत है? पुराने ज़माने का। ये इसी इलाके का था सोमरा। ये ड्रेस सोमरा है। ये सोमरा ड्रेस आप ऊपर से ये पढ़ भी सकते हैं, सोमरा ड्रेस। ये पाँव की, ये गले। अच्छा, वो गले का, ये गले का, ये और ये पाँव के थे गले। ये इसको सराइकी में कठमाला कहते हैं, अब चंदनहार भी कहते हैं। चंदनहार उर्दू में कहते हैं, लेकिन सराइकी में इसको कहते हैं कठमाला। कठमाला कहते हैं ना इधर। ये झांझर पाजेब कहते हैं इसको, झांझर भी कहते हैं। हाँ, के आगे देते हैं मुगल दौर में। ये बाजू पे बंद किया, ये सारी और किए थे। ये सारी ज़मीन से निकली खुदाई के टाइम, जो नगर पार्क से पुराने टेम्पल सर, हाँ। उस पर रोड बना था, उसकी रिपेयर का काम हुआ था, उसकी खुदाई से निकला। ये सारे नगर पार्क से, ये सारे हाथ के ये मस्जिद में बने।
वहीं थे। जी हाँ। ये जो ये सारी सर्विस है, ये सब उस टाइप की बंदूक, ये छड़ी, ये तीर, ये कमान, सारी ओरिजिनल चीज़ है। ये मुगल दौर की जी है। हाँ, इसमें सब कारतूस नहीं डलता था, बारूद में। अच्छा, बारूद होता हाँ, था। बारूद। ये सारे जो उस टाइम जो हथियार है उसकी ये बारूद था। ये सब हथियार है, ये पिस्टल, ये बंदूक सारी original। मुगल दौर के पिस्टल, बंदूकें और खंजर। ठीक है। सिंध का नक्शा, ये दरिया सिंध है, ये इंडस रिवर जो है होता 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 आ रहा है मेरे भाई समंदर में। और ये जो पहाड़ी इलाके, हाँ, ये पथरीला इलाका है जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है सिंध का। ये रेगिस्तान और ये जो इंडस रिवर का जो एरिया है ये कच्चे का इलाका है। और ये फिर आ जाता है थर का इलाका, ये टीलों वाला रेगिस्तान है, सहरा है। ठीक है जी, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये जी उमरकोट की फसील है, इसके ऊपर चढ़ते हैं। उमरकोट का ये किला मुस्ततील शक्ल में, तकरीबन इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 946 ज़रबे 784 फीट है। इसके अंदरूनी और बैरूनी दीवारें मखरूती शक्ल की हैं। इसके चारों अतराफ गोलाई दार जो हैं वो बुर्ज बनाए गए हैं कॉर्नर पे। इस किले से शहर की निगरानी के लिए एक बुलंद बुर्जी है जिसकी 60 सीढ़ियाँ हैं। उस पे पहले मैंने आपको ले गया था, जहाँ पर जो है 7 तोपें नस्ब की गई थी। और महकमे आसार कदीमा ने 1968 में एक अजायब घर कायम किया था जो वो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। वैसे तो इस टीले का ज़िक्र बहुत कदीम है, क़ब्ल तारीख़ है। ये इस टीले की हालत तसल्ली बख्श नहीं है। किले के आसपास की जो ज़मीनें थी और जगह थी वहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। और हिस्ट्री जो मुख्तसरन मैं आपको बयान कर सकता था वो मैंने की है मेरे भाई। ये वो दरख्त है जिसके नीचे मारवी जो है ना महल में नहीं बैठती थी, इस दरख्त के नीचे बैठती थी। और वो उसका तकाजा था कि मुझे अपने उसी जो मेरा लाइफ ऑफ स्टाइल है थर का, उसी में मुझे रहने की इजाज़त दी जाए। ये वो दरख्त है, ये इसी किले के अंदर मौजूद है जी। बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत। ये मारवी से मंसूब है। ठीक है। और वो इस किले के नीचे अपना टाइम बिताती थी। ठीक हो गया जी। इसी के साथ ही नाजरीन मुझे उमरकोट से दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और तारीख़ी मकाम पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।